आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो एक शेयर रिसर्च कंपनी में एम्प्लॉय थे और वर्तमान में लॉकडाउन के कारण बेगूसराय में मौजूद हैं। इन्होंने आपदा को अवसर में बदलते हुए खुद की एक रिसर्च कंपनी की शुरुआत की और आज हम जानेंगे शेयर मार्केट आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। तो आइए मिलते हैं निशांत कुमार विशाल जी से और जानते हैं शेयर मार्केट के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो एक शेयर रिसर्च कंपनी में एम्प्लॉय थे और वर्तमान में लॉकडाउन के कारण बेगूसराय में मौजूद हैं। इन्होंने आपदा को अवसर में बदलते हुए खुद की एक रिसर्च कंपनी की शुरुआत की और आज हम जानेंगे शेयर मार्केट आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। तो आइए मिलते हैं निशांत कुमार विशाल जी से और जानते हैं शेयर मार्केट के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। निशांत जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। मैं और हमारे दर्शक आपके पैतृक गांव के बारे में जानना चाहेंगे। मैं नया गांव मटिहानी से आता हूँ, बेगूसराय ज़िला में जी। और लेकिन मैं कभी वहाँ पर रह नहीं पाया। मैं सब दिन बेगूसराय में ही रहा। पहले मीरगंज में रहता था जी। और अभी भारद्वाज नगर में निवास करता हूँ और यही हमारा मेन है, जहाँ की हमारी शुरुआती शिक्षा दीक्षा यहीं की रही है जी। परंतु हम बाद में जो है 2001 में कानपुर चले गए, तो वहाँ से कानपुर में जो है हमारा कंटिन्यू चलता रहा, शिक्षा दीक्षा वहीं की रही। फिर बाद में हमने शेयर मार्केट में मूव किया, तो शेयर मार्केट में रिसर्च में मूव किया। शेयर मार्केट में मूव करने के बाद हमने वहाँ पे लगभग सारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं NSFM के वो लिए मैंने। और रिसर्च में मेरी गहरी रुचि थी, बिकॉज दैट किसी भी मार्केट में आप जो इन्वेस्ट करते हो, इंडिया में मेनली जो बेसिकली हमने देखा है 5 हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर। नंबर 1 शेयर मार्केट, जो सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें आप कोई भी छोटी छोटी रकम लगा सकते हो जी। और सेकंड जो सेक्टर होता है वो आपका होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर्ड करते हैं वो लैंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है, आज की डेट में इतनी बढ़ चुकी है उसकी वैल्यूएशन कि आप छोटा सा भी परचेज करने के लिए आपको लाखों खर्च करने, तो वहाँ ये दिक्कत आ सकती है कि वहाँ पर आपका छोटे से पूंजी से काम नहीं चलेगा जी। थर्ड नंबर पे आते हैं अपन, तो म्यूचुअल फंड्स। उसमें क्या होता है, वो एक फिक्स रिटर्न लगभग 8 to 9% इन डेब्ट में और 12 से 15% इक्विटी मिलता है, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस तो एक नया ही बिजनेस ही बन गया है, वो बात अलग है, बिकॉज इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको कुछ नहीं करेंगे तो भी आपको कहते हैं कि आपको इतना तो मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, ये मिलेगा। इंश्योरेंस को इन्होंने इंश्योरेंस रहने ही नहीं दिया है। इंश्योरेंस बेसिकली जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बनकर रह गया है, जबकि इंश्योरेंस ओरिजिनल देखा जाए तो सिर्फ टर्म एंड हेल्थ होते हैं जी। तो इंश्योरेंस सेक्टर की बात हम अलग कर देते हैं। थर्ड, उसके बाद ये पोजीशन आती है गोल्ड। तो इंडिया में एक ऐसा चलन है कि गोल्ड किसी ने भी आज तक बेचने का उद्देश्य नहीं लेते कि हाँ हम लिया है तो हमें बेचना है। हमारा क्या होता है वहाँ पे कि हम ले लिए, अब घर में रख लो, कहानी खत्म। उसमें दोबारा कुछ भी अपने को नहीं करने का, तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा जी। वो बिल्कुल फिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया। तो इस चीज़ को देखना पड़ता है। तो और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाए, चाहे बैंक पैसा रखो, चाहे कहीं भी पैसा रखो, LIC जो कहती है कि हम इंश्योरेंस है, आपके पैसे को सिक्योर रखते हैं जी। उसका एक सबसे बड़ा मार्केट उसके इन्वेस्टमेंट का वो शेयर मार्केट ही है। शेयर मार्केट में आज उसकी जो पूंजी है लगभग 10 लाख करोड़ के अराउंड है। 10 लाख करोड़ के अराउंड उनके पास शेयर्स हैं कंपनियों के जी। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हो अपने आप को और वहाँ मेन पैसा लगा हुआ है, तो फिर हम आपके थ्रू क्यों जाएं? जी। हम आपका एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस लेंगे और हम डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी सब को देखते हुए मैंने सोचा कि शेयर मार्केट में ही एंट्री किया जाए। तो शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक या तो हम क्लाइंट के थ्रू जरिए करते हैं कि हम क्लाइंट बन के जा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो हमारा कोई वैसा मूड नहीं था। हमने कहा कि नहीं, जब करना है तो फिर अंदर तक कहाँ तक शेयर मार्केट किस तरह का है इसको हम पूरी तरह देखें जी। और फाइनली इसके लिए हम रिसर्च में जाना प्रेफर किए और लगभग 15 साल हमारा चल रहा है, 15वां साल चल रहा है।
जो कि हम शेयर मार्केट में कंटिन्यू हैं। जी उससे पहले मैं एज ए क्लाइंट थे और एज ए रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे मेरा 15th ईयर कंटिन्यू चल रहा है। जी। तो निशांत जी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आई थिंक किसी भी और चीज़ से, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जी। उससे बेटर है, क्योंकि इस मार्केट का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि सन 92 आप मान लो 90 में अप्रॉक्सीमेट NSE बनी थी और वहाँ पर 1000 से स्टार्टिंग हुई थी। जो निफ्टी थी वो 1000 स्टार्ट था। प्रत्येक 92 में एक बहुत बड़ा घोटाला जिसको हुआ था, हर्षद मेहता घोटाला कहते हैं जी। उसमें मार्केट ने बिल्कुल लो टच बना किया था अपना। 8 साल के अंदर में मार्केट ने नया हाई बनाया, जहाँ से गिरा था नए हाई से वहाँ फिर से पहुँच गई। सन 2000 में मार्केट ने फिर डिप किया, जी। अपने मार्केट को बिल्कुल तोड़ा, वो बिल्कुल नीचे आ गई थी 60% डाउन। वहाँ से 2008 से पहले 2007 में अगेन नया हाई, सन 2000 के हाई को तोड़ चुकी थी। जी। सन 2008 में अगेन कुछ बैंकें दिवालिया हुई थी यूएस में, जिसकी वजह से फिर से मार्केट ने ब्रेक किया, बिल्कुल सुनामी आ गई थी, सिर्फ 30% रह गया था अपने हाई का। और अगेन 2017 में वो 2018 में वो फिर से एक नए हाई पे करती थी जो 2008 को ब्रेक कर चुकी थी, और 2008 को ब्रेक नहीं किया बल्कि उससे डबल पहुंच गई थी। जी। तो जब भी मार्केट गिरी है बुरी तरह से, तो उसका जो अगला सेशन आता है वो अपने पिछले हाई से डबल पे आता है। जी। तो आप समझ सकते हैं मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हैं एक लंबे टर्म्स के लिए, हम जब LIC कर सकते हैं 17 साल के लिए, 20 साल के, 25 साल के लिए, बिल्कुल। तो हम शेयर मार्केट में क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, शेयर मार्केट उनके लिए खराब है जो इसको एक सट्टेबाजी के तौर पे देखते हैं कि हाँ मुझे आज ही जाना है और आज ही कमाना है, मतलब 100% इनकम लेना है। जब आप LIC में 5% के लिए रख सकते हो पैसा, इंश्योरेंस में रख सकते हो 6% 7% के लिए पैसा, जब आप म्यूचुअल फंड में 8-9% का रख सकते हो, 10% का रख सकते हो, जब आप गोल्ड तो रखना ही मतलब ही नहीं है। जो हाँ कुछ लोग कहते हैं प्रॉपर्टी में भी ये होता है कि बहुत लोग कब्जे भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ आपका सब कुछ आपके हैंड पे है, आपके अकाउंट में है, गवर्नमेंट की नज़र में है, उसको कोई ना चुरा सकता है ना बेच सकता है। सिक्योर्ड मार्केट आप कह सकते हो। तो और जब प्रत्येक 10 साल 12 साल पे वो अपने पुराने हाई जो होते हैं ना उसको टच कर देता है, उसके ऊपर निकल जाता है, 2 गुना हो जाता है। अभी की बात कर रहा हूँ, कोरोना की वजह से मार्च में मार्केट ने 35% का करेक्शन देता था, 35% करेक्ट हुआ था, और आज की डेट में सिर्फ 10% बचा हुआ है मात्र करेक्शन। और वो फिर से, ये हम लोग को पूरी तरह उम्मीद है कि सन 2024-25 होते मार्केट एक नया हाई दे चुका होगा, डबल पे खड़ी होगी मार्केट यहाँ से जी। और जो 40,000 आप देख रहे हो, 38,000 देख रहे हो सेंसेक्स को, ये अप्रॉक्सीमेट 76,000-80,000 के अराउंड खड़ी होगी जी 2025 तक। तो शेयर मार्केट में आम आदमी सेल और बाय कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसका? इसके लिए जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं कुछ ब्रोकर्स हैं, और वहाँ पे आपको अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। कोरोना की वजह से अब तो ऑनलाइन ही डीमेट अकाउंट भी खुल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीमेट अकाउंट खुलवाएं। उसमें उसके लिए आपको आपकी KYC की ज़रूरत पड़ेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, चेक, ये 4 चीज़ें मेन है। आप उसके बाद आप अमाउंट जो है UPI के थ्रू भी लगा सकते हैं। और डीमेट अकाउंट आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो सेबी से रजिस्टर्ड हों, कृपया वहीं खुलवाएं। कोई भी काम कैश में ना करें, कि इस मार्केट में कोई भी काम कैश में नहीं होता है। जितने भी काम होते हैं सब एक नंबर से होते हैं, बाकायदे अकाउंट पे अकाउंट पेमेंट होता है जी। और आप ये समझो कि डीमेट जो होता है एक तरह से लॉकर मान लो आप, और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो सेविंग मान लो आप। बैंक में अपने 2 अकाउंट खोलते हैं, दैट्स एक सेविंग अकाउंट होता है जिससे ट्रांजैक्शन चलता रहता है, और डीमेट अकाउंट जो है वो एक तरह लॉकर टाइप का है। एक लॉकर आपने ले रखा है, तो आपके शेयर्स जो आप खरीदते हो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, तो जो शेयर्स आपने खरीदा है वो डीमेट में चला जाता है, और जब अपन बेचते हैं तो वो उससे निकलता है। इस तरह से काम। तो किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो मूलतः उस पर क्या ध्यान लेके खरीदना होता है? देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते वक्त उसके फंडामेंटल्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है, कंपनी ने क्या काम करती है, मतलब उसका प्रोडक्ट आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले इस मार्केट ने क्या करना है कि ये मार्केट हमेशा आगे की चीज़ों को देखती है, ये नहीं देखती है कि अभी क्या कर रही है, आगे क्या करने वाली है उसको पहले देखती है। अभी तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, उसका तो वो ऑलरेडी रेट दिख रहा है, लेकिन आगे क्या होने वाला है। अब जैसे ये हुआ, दैट्स कोरोना ही हुआ। कोरोना जो ही लगा तो सब लोगों ने कहा कि अब घर में सब लोग पैक हो जाएंगे, तो बाकी कंपनियां सभी बंद हो गई, लेकिन खाने पीने की कंपनी चलती रही।
जिसके कारण पार्ले और ब्रिटानिया कंपनी ने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा सेल किया इस कोरोना पीरियड में। जी। तो ब्रिटानिया के शेयर्स 3,000 रुपये से बढ़ के 4,000 रुपये पहुँच गए सिर्फ कोरोना काल में। लोग कहते कोरोना काल में सारे शेयर मार्केट धराम हो गया, ध्वस्त हो गया, ये हो गया। आप देखो सामने सामने 3,000 का शेयर ब्रिटानिया का 4,000 पहुँच गया, क्योंकि उसमें तो सीधी सी बात है, कंजम्पशन की बात है। क्या चीज़ खुला हुआ है उसको अपन देखेंगे। इस तरह से काम होता है यहाँ पे। यहाँ दूर की चीज़ें देखी जाती है, जो सामने की चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुकी हैं, और जो मार्केट बोलता है, जो स्क्रीन बोलता है, वो ही सबसे बेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। जी। तो निशांत जी, जैसा कि देखा गया है कि शेयर मार्केट में लॉस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बिल्कुल लॉस होता से कैसे बचा जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि शेयर मार्केट में आदमी को सबसे पहले पैसा बढ़ाने की जगह पैसा बचाने को सीखना चाहिए। अगर आप राहुल द्रविड़ बन के आप बैटिंग करते हो शेयर मार्केट में, देन आई थिंक कि आप एक एक रन जोड़ते जाओगे तो ये पता है कि हम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लेंगे, 13 तक भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे हम सहवाग जी से धुआंधार बैटिंग करें, तो वही होता है, 2 मैच में अपन चलते हैं, एक मैच में 0 पे भी आउट हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्या हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है ONS FinServe, उस पर बाकायदे एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू सेव योर कैपिटल इन स्टॉक मार्केट। तो जो हाउ टू सेव योर कैपिटल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 1 मैं आपको अभी बता देता हूँ, 5-6 चीज़ें हैं जो इसको आपको ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आपको शेयर मार्केट में लॉस कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता जी। नंबर 1, फंडामेंटल्स पर ध्यान दीजिए। कंपनी कभी भी चुनिए, अगर आप इस शेयर मार्केट में नए हैं तो फिर रिनाउंड कंपनी जो निफ्टी के 50 शेयर्स हैं उसी में सेलेक्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कभी मत कीजिए। फ्यूचर किसी का फ्यूचर बनने नहीं देता है, और ऑप्शन किसी के लिए ऑप्शन छोड़ता ही नहीं है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में उसमें एक्सपायरी डेट लगी हो, कृपया कभी मत लीजिए, क्योंकि वो एक्सपायर्ड ही होना है। जी बिल्कुल। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कभी काम ना करें। 3rd नंबर, शॉर्ट सेलिंग कभी ना करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ इक्विटी में काम करते हैं तो अपन शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन होता है इंट्राडे के लिए, बट हमें कभी नहीं करना है। कितनी भी पता हो कि मार्केट गिरने वाला है, अमुक शेयर गिरने वाला है, बट अपने को ये काम कतई नहीं करना है कि हाँ भाई हम शॉर्ट सेलिंग करके बैठ गए, क्योंकि हो सकता है कि शाम को किसी कारण से, टेक्निकल रीजन से कुछ भी हो सकता है, अगर हमने कवर नहीं किया तो वो ऑप्शन हो जाएगा, फिर वहाँ दिक्कत आएगी। जो नंबर 4 है, कभी भी बास्केट में एक शेयर नहीं रखने का, कि हम एक ही शेयर से पूरा बास्केट भर लिया हमने। मान लो उसी शेयर पे कोई फालतू की न्यूज आ गई और काम लग गया, तो इसलिए मार्केट में जो अपने पास बास्केट है, अपने पास पोर्टफोलियो है, उसमें हमेशा 5 सेक्टर कम से कम होना चाहिए, जिसमें 3 सेक्टर को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलिए। उसके शेयर्स कभी मत लें। शुगर सेक्टर, लेदर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इन 3 पर नजर कभी मत डालिए, क्योंकि ये भले कितने भी डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं, 4 गुना हो जाएं, क्योंकि इस पर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल है। वो कोई भी एक नियम लाएगी, रात में ला देगी और अगले दिन शाम सुबह काम हो जाएगा उसका। तो इन 3 पे तो बिल्कुल ही नहीं रखिए। बाकी आप जितने भी शेयर्स हैं उसका एक बास्केट बनाइए, और हर सेक्टर से 2 कंपनियों को चुनिए, फंडामेंटल तौर पर चुनिए, और उसको अपने उसमें डाल दीजिए पोर्टफोलियो में जी। और ये मत देखिए कि हमें कल ही बेचना है या आज ही बेचना है। उसका एक टारगेट बनाइए, हमें 15% रिटर्न लेना है, इससे 20% लेना है, 25% लेना है जी। और साथ में एक स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिए, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपको बचा सकता है। एक समझिए में कि 10,000 कंपनी अभी मार्केट में शेयर काम करते हैं, 10,000 कंपनियों के शेयर ट्रेड होते हैं। अब आज हमने अगर मान लो ले लिया, कोई भी एक छोटा सा शेयर लिया, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो शेयर गिरता चला गया, कंटिन्यू गिर रहा है। फाइनली क्या हुआ, आपके पास दूसरी शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हुए। तो एक स्टॉप लॉस लगाइए, एक छोटा सा 5% का आपका पूंजी जाता है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको गिरने के लिए छोड़ दिया और वो पता नहीं कहाँ तक जाकर रुका जी, तो कोई मीनिंग नहीं बनता है कि हम दूसरी जगह कहाँ खरीदेंगे, क्या ऑप्शन है हमारे पास, नथिंग। तो इन सब चीज़ों को फोकस करना है। उसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है तो लिमिट कभी यूज नहीं करने का, कभी यूज नहीं करना चाहिए। भले आपको ऑफर किया जाए ब्रोकर्स के द्वारा कि 20 टाइम्स लिमिट है, 10 टाइम लिमिट है, हमें लेना ही नहीं है। हमारे पास कितना है पैसा, हम उतने का ही शेयर कर देंगे। उसमें भी 10 to 20% पैसा हमेशा कैश रखेंगे, कि जिससे कि अगर कभी भी मार्केट में अचानक गिरावट आती है, जो कि बिना रीजन की गिरावट आई है, हम वहाँ बाइंग कर सकें। इन सब चीज़ों को देखते हुए, और सबसे बड़ा जो इसमें एक नियम है कि जो हमने नियम बताए हैं जी, इसको हमेशा फॉलो करना। क्योंकि हमने नियम तो बना लिया अपने लिए
और हमने उसको फॉलो ही नहीं Follow किया नहीं किया। तो कोई मीनिंग नहीं बनता है कि हमने नियम बनाया है। जी तो इन सब चीज़ों को अगर कर लें, यही हमने बताया भी, आपने वीडियो में बताया, अगर इन सब चीज़ों को कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई डोंट थिंक कि कोई बंदा शेयर मार्केट में लॉस सह सकता है। जी शेयर मार्केट बना ही है प्रॉफिट के लिए, और बशर्ते कि आप लंबे टर्म्स के लिए देख रहे हो और फंडामेंटल्स देख रहे हो उसके, और अगर उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। ये नहीं कि हमने एक बार लगा के छोड़ दिया, अब वो सर रहा है, गल रहा है, उसमें पानी लग गया, क्या लग गया, हम देखने नहीं गए। जी ये चीज़ गलत है। उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करने का, क्योंकि अभी जो पॉलिसी बन रही है उसके हिसाब से में क्या होना चाहिए। अभी जैसे मार्केट कोरोना काल आया तो हम जानते हैं कि इसमें कुछ शेयर्स गिरेंगे, जो बिल्कुल जैसे एविएशन सेक्टर था वो गिरना था, 100 रुपये का आसपास 50 रुपये रह गया। जी बिकॉज पता है जब फ्लाइटें बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो आखिर उसको इनकम कहाँ से कहाँ से आएगी, आएगी? लॉस तो होना ही होना है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए हमेशा देखना चाहिए, कभी भी रिवाइज करते रहना चाहिए, तब जाकर आप अपने पोर्टफोलियो को कहीं भी लगभग 8-10% का रिटर्न मिलता है, 15% का रिटर्न मिलता जी। है, उससे बेटर एक 25-30%, 40% तक का रिटर्न ले सकते हो उससे। निशांत जी, वैसे लोग जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हाँ हैं जी। और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी दृष्टि से उनके लिए सुरक्षित माध्यम क्या होगा? देखिए, वो अगर चाहें तो इक्विटी SIP कर लें, एक डीमैट अकाउंट खोल लें, जी और म्यूचुअल फंड SIP जैसी होती है, तो वो अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब दैट से कि हाँ एक म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हैं कि हाँ SIP के तौर पर प्रत्येक महीने हमने अपनी सैलरी जो आ रही है उसमें से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये जो अपनी पूंजी है जी उसके अकॉर्डिंग उसमें डालते रहें। वैसे एक फंडा होता है 100 का, आपकी जो भी एज है जी उसको डिवाइड माइनस कर दो आप 100 में। मान लो हमारी एज 35, जी हमने 100 से माइनस कर दिया, 65 बचा, मतलब हमारी इक्विटी मार्केट में रिस्क लेने की कैपेसिटी 65% है। 65%। 35% अब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। जी अब हमारी कंडीशन क्या है, 35% पैसा हमें सिक्योर जैसे FD हो गया, इन सब में लगा के रखना है, जिससे कि हमारा पैसा वहाँ डूबे ना, उसमें एक पैसा का रिस्क ना हो। जी तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये एक फंडा है जो कि आपको बिजनेस क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और जो 65% है उस इक्विटी को भी हम जो रिस्क लेने क्षमता है हमारी, उसको हम 2 जगह बांट देंगे। दैट्स कुछ गोल्ड में डाल देंगे 10%, लगभग 15% करीब में म्यूचुअल फंड डाल देंगे, और 40% करीब हम डायरेक्ट इक्विटी में डालेंगे। तो इस तरह की चीज़ें करके हम बना सकते हैं। और एक इक्विटी SIP एक ऐसी चीज़ होती है कि हम प्रत्येक रेट पे SIP करते हैं। बहुत लोग उसको एक गलत तरीके से ले लेते हैं। वो कहते हैं म्यूचुअल फंड जैसे प्रत्येक मंथ की एक फिक्स तारीख को, फिक्स डेट को आपका पैसा निकल जाता है आपके अकाउंट से और म्यूचुअल फंड लग जाता है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड के एक NIV जो है 110 रुपये थी, और अगले में वो बीच में आई 100 रुपये, जी और अगले महीने फिर से वो 110 पे खड़ी हो गई, और आपका उसी तारीख को निकल गया आपका पैसा। तो आपका इन्वेस्टमेंट तो पिछली बार भी 110 पे था, आज भी 110 पे हुआ। जी लेकिन अगर हम यही काम अगर 110 पे जिस समय था उसको 100 पे आया, उस समय अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो उस समय हमें ज़्यादा इक्विटी मिल जाएगी, ज़्यादा यूनिटी मिल जाएंगी। तो ये एक ज़्यादा बेनिफिट बात है। निशांत जी, अक्सर मैंने सुना है न्यूज़ चैनल्स वगैरह में ब्लू चिप शेयर के बारे में, तो ये ब्लू चिप शेयर होता क्या है? ब्लू चिप शेयर्स, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि लिक्विडिटी की समस्या नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, वो फंडामेंटल रूप से इतने स्ट्रांग होते हैं कि उस पर म्यूचुअल फंड्स वगैरह की नज़र बहुत तरीके से लगी होती है। जी आप जैसे एक सिंपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ब्लू चिप कंपनी में रिलायंस, SBI, NTPC, L&T, ये सभी शेयर्स आते हैं। निफ्टी की 50 के शेयर्स लगभग आपको ब्लू चिप में माने जाते हैं। अब एक शेयर है अदानी ग्रीन एनर्जी, 2018 से लेकर अभी तक वो 24 गुना बढ़ चुका है, मतलब 3 साल में 24 गुना रिटर्न दे चुका है वो शेयर। जी लेकिन आज भी वो ब्लू चिप में नहीं आता है। अब पूछिए क्यों? बिकॉज सबसे बड़ी बात है, म्यूचुअल फंड की नज़रों में अभी भी वो नहीं चला है, क्योंकि उसकी वो औकात नहीं, जबकि सबसे बड़ी सोलर एनर्जी अभी वही डेवलप कर रही है जी पूरे वर्ल्ड की, ये नहीं कि इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी डेवलप कर रही है। लेकिन उसके शेयर्स में ट्रेडिंग भी होता है, लेकिन वो फंडामेंटल्स अभी तक वो एक्सचेंज को नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण उनको ब्लू चिप की उपाधि मिल सके और ब्लू चिप में वो शामिल किए जा सकें। तो इसलिए मेन फोकस होता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, और वो 1 साल का नहीं कि हमने 1 साल बहुत ही अच्छा फंडामेंटल दे दिया तो उसको हम ब्लू चिप में शामिल कर लेंगे। वो लगातार आपका कम से कम 7 से 8 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए कि 7-8 साल आप कंटिन्यू आपने वैसा ही परफॉर्मेंस किया, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया, ग्रोथ दिया है, सेल्स दिया है,
तब जाकर आप कहीं ब्लू चिप में शामिल हो सकते हैं। जी। भाई 1 साल आप तुक्का मार सकते हो, 2 साल तुक्का मार सकते हो, लेकिन 7-8 साल 10 साल आप तुक्का नहीं मार तुक्का सकते हो। नहीं मार सकते। मतलब आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ कंसिस्टेंट है। जी। और इस चीज़ को देखते हुए ही अपन मानते हैं कि उसको ब्लू चिप में शामिल किया जाता है। जी। उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो भी उसको ब्लू चिप में शामिल किया जाता है मेनली। निशान जी, मैं कुछ शेयर्स के नाम जानना चाहूँगी जो काफ़ी फायदेमंद हैं। सन 2014 के बाद फर्स्ट टाइम फार्मा सेक्टर में इतनी तेज चाल आई है जी। कि 300 रुपये का शेयर 1500 रुपये, 1600 रुपये सब पहुंच रहा है। 500 रुपये और 500 रुपये का शेयर 1300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का शेयर आरती ड्रग्स 3700 रुपये तक होके आ गया। जी। तो मैं इसी कड़ी में आपको एक फार्मा का ही शेयर दूंगा। 2 फार्मा का एक शेयर है ल्यूपिन, जो कि हाल फिलहाल 400-500 रुपये चल रहा था और अभी 1000 पर ट्रेड कर रहा है, और हमारे जो टारगेट इस पर बन रहा है वो 1600 से 1800 रुपये तक का बन रहा है। एक तो ल्यूपिन हो गया। सेकंड है जो फार्मा में मैं देना चाहूँगा आपको, सन फार्मा। जी। इसके शेयर्स आपको लगभग 800 से 900 के बीच में जा सकते हैं। अभी करंट वैल्यू उसकी 500 रुपीज़ है, 500 रुपये। तो एक तो फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक हो गया। जी। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पे, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में SBI हमें बहुत बेहतरीन लग रहा है। यहाँ से 190 का करंट मार्केट प्राइस है और आई थिंक ये 270 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। जी। बैंकिंग सेक्टर के बाद अपन अगर प्राइवेट बैंक्स में आते हैं तो वहाँ हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा ICICI बैंक पे, जहाँ अभी 360-70 के बीच में रेंज में चल रही है और उम्मीद है कि ये 500 क्रॉस कर जाना चाहिए अगले 1 साल के दौरान। तो ये सब भी जो टारगेट्स हैं वो 1 साल के लिए ही है केवल, आप 1 साल का अवधि का लेके चलें नजरिया। जी। उसके बाद और सेक्टर्स पहुँचते हैं, ऑटो सेक्टर्स में। तो ऑटो सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, जी। दैट्स टाटा मोटर्स, जो कि अभी 90-100 रुपये के रेंज से बढ़ के 150-60 के रेंज में आ चुका है जी। और अगले 1 साल में ये 220 रुपये तक जाने का मादा रखता है। उसके बाद अपन आते हैं केमिकल सेक्टर। तो केमिकल सेक्टर में जो सबसे बहुत सारी कंपनियां बहुत तेज़ बढ़ चुकी हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वहाँ भी हम आपको एक छोटा सा शेयर देना चाहेंगे, अल्काइल अमीन। जी। और अगर आप अल्काइल अमीन थोड़ा सा आपको लेने के नज़रिए से बड़ा लग रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा और शेयर देना चाहूँगा, गुजरात अल्कली। 340 रुपये का शेयर है जी। और ये 660 रुपये तक जाने का मादा रखता है। ये डबल हो सकता है यहाँ से। तो गुजरात अल्कलीज पे फोकस रखें। उसके बाद एक और भी सेक्टर्स, जैसे आप कोई सा भी ले लें, जैसे कंस्ट्रक्शन, उसमें DVL, दिलीप बिल्डकॉन, जी। ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से अपसाइड जो पोटेंशियल है इसकी वो 60% के अराउंड है। आप 60% यहाँ से ग्रोथ ले सकते हैं, 1 से 1.5 साल के लक्ष्य में इसका मिल सकता है आपको लक्ष्य। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन में एक और कंपनी हम देना चाहेंगे, L&T। भले अभी L&T ने अपनी इलेक्ट्रिक जो टोटली यूनिट था वो उन्होंने स्नाइडर इलेक्ट्रिक को बेच दिया है 14,000 करोड़ में, लेकिन फिर भी अभी इसमें जो दम दिख रहा है कि L&T लगभग अगले 2 साल के अंदर में 1600 रुपये तक जो है पहुंच जाएगी। जी। इस तरह की और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। लगभग मैंने तो बहुत सारे शेयर्स बता दिए आपको। बिल्कुल निशान जी, मैं शेयर में इक्विटी और कमोडिटी, इन दोनों में बेहतर कौन है ये जानना चाहूँगी। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्राइब किया था कि एक्सपायरी जिसमें भी लगा हुआ है शब्द, जी, वो आपके लिए कतई अच्छा नहीं है, और आपके लिए नहीं, किसी भी क्लाइंट के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी, उनके लिए कतई भी अच्छा नहीं है। अगर जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कमोडिटी होती है वो 2 महीने 3 महीने सब तरह के होते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट, अगर एक्सपायरी लगी हुई एक्सपायरी डेट है तो कतई मत लीजिए। मैं इतना ही बोलूँगा आपसे। इक्विटी इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज दैट इक्विटी आज आपने लिया है, एक लॉन्ग टर्म गोल बना के ले सकते हैं, जैसे बिटिया की शादी के लिए, बिटिया की पढ़ाई के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए, तो इन सब के लिए ले सकते हैं आप, और एक गोल के साथ ले सकते हैं, हमें यहाँ तक ले जाना है जी। अगर उसको आपने रिवाइज कंटिन्यू करते रहे तो जितना वो रिटर्न देगा उतना कोई रिटर्न नहीं दे सकता है। लेकिन कमोडिटी में ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको रोल ओवर करना ही करना है।
अब रोल ओवर आपने किया तो उसमें प्रीमियम जाएगा आपका। मान लो हमने रखे रहे गोल्ड ले लिया हमने और बहुत तेज बढ़ा है गोल्ड, आप बिलीव करेंगे जी 40,000 से 56,000 तक पहुंचा मान लो, जी ठीक है, 16,000 बढ़ा। लगभग हमने 2 साल से रखे हुए थे, 2 साल प्रत्येक 2 महीने पे उसमें एक आपको बदलना है, अपना सौदा जो है रोल ओवर करना है। जी तो प्रत्येक बार आपका 500 रुपये जा रहा है, मतलब 3,000 रुपये साल के आपके 3,500 रुपये आपके जा रहे हैं। आपने गलती से 2 से 3 साल रख लिया, क्योंकि ये 40,000 से 56,000 जो आया है लगभग आई थिंक 5 साल 6 साल बाद आया है। जी तो 5 साल बाद अगर आपने आया तो 15,000 रुपये तो आपके वही चले गए, रोल ओवर के चले गए। बिल्कुल। तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। कोई कहते हैं कि मैं ऊपर बेच के नीचे ले, अगर नीचे आपने बेच ही दिया ऊपर, उसका नीचे लेने के लिए आपके पास मौका ही नहीं मिला, तब क्या कर लोगे? तो ये चीज़ें कतई नहीं कहा जा सकती, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो प्योर सट्टा है। जो कमोडिटी मार्केट है वो प्योर सट्टा है। इसलिए कभी भी कमोडिटी मार्केट में ना करें इन्वेस्ट, जब भी करें इक्विटी में करें। जी निशांत जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप शेयर मार्केट के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी काफ़ी रुचि लेते हैं और आप साईं की रसोई में भी काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। तो किस प्रकार के सहयोग आप दे रहे हैं साईं की रसोई में? मैं यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि सन 2001 में 4 अगस्त को मैंने बेगूसराय छोड़ा था पढ़ाई की वजह से। जी मुझे आगे पढ़ना था। उसके बाद मैं आता था, लगभग आता ही था, बेगूसराय से जुड़ा रहा, लेकिन कभी 2 दिन के लिए आया, कभी 4 दिन के लिए आया, कभी 5 दिन के लिए आया, बस ऐसे ही आते रहे। फाइनली इस बार कोरोना काल में मुझे ज़्यादा दिन रहने का मौका मिला, लगभग 5 महीने 6 महीने रहने का मौका मिला। जी तो मुझे लगा कि हमारे लिए यही मिट्टी बेटर है, ज़्यादा बेटर है। कहीं और जाने से बेटर है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, और माँ पिताजी की सेवा करते वक्त जो सुख होता है वो आप बिलीव नहीं कर सकते कि क्या होता है। तो वैसे भी मेरी जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरी माँ ही है। अगर हमें कुछ भी लगता है, तकलीफ़ हो रही है, कुछ भी, कहीं भी मैं समस्या में फंसता हूँ, बस मैं बाहर भी रहता था तो बस उनको ध्यान करता था और आई थिंक हमारी आधी समस्याएं ख़त्म हो जाती थी। जब मैं यहाँ रहा तो 1 अगस्त को मेरा बर्थडे आया और मैंने मतलब सब लोगों ने कहा कि केक काट लो। मैंने कहा ना, केक नहीं काटना। दुनिया कोरोना से जूझ रही है, गरीबी में, मतलब लोग भूखे सो रहे हैं जी और हम केक काट के यहाँ पर उत्साह से मनाएं, वो मुझे समझ में नहीं आया। और अप्रॉक्सीमेट मैं पिछले 6-7 सालों से अपने बर्थडे पे मैं बाहर भी रहता था, तो मैं लगभग गरीबों को खाना खिलाता था, सब कुछ करता था। वाह। तो मैंने कहा कि इस बार, लेकिन प्रशासन की वजह से थोड़ा लग रहा था कि बाहर निकलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, खुद से खाना खिलाना हाइजीनिक की वजह से थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक, मतलब किस तरह से सही करें अपने। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया। हमारे एक कजिन ब्रदर हैं नीलेश भैया हैं। तो नीलेश भैया ने बताया कि एक साईं की रसोई चलता है यहाँ पे, वो प्रत्येक दिन जो है वो गरीबों को खाना खिलाते हैं। मैंने कहा इससे बेटर क्या हो सकता है। जी तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया, अमित जी से, और अमित सर से मैंने बोला कि सर मैं आपकी मतलब इसमें कुछ साथ में सहयोग करना चाहता हूँ। जी उनने कहा बहुत अच्छी बात है सर, आप आइए। तो मैंने साईं की रसोई के साथ जो सहयोग किया है वो 1 अगस्त को अपने बर्थडे के दिन ही किया। वाह। जब मैं उस दिन उनके साथ खड़ा था तो उन्होंने ही मुझे बताया कि 29 अगस्त को साईं की रसोई का बर्थडे। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उस दिन प्रेजेंट भी रहूँगा और जो हो सकता है वो फिर करूँगा। और मैंने उस प्रॉमिस को निभाया और 29 को मैं अगेन खड़ा था, जबकि मेरे 27 का रिजर्वेशन था। मैंने उसको कैंसिल किया। मैंने कहा 29 को मैं करके फिर 30 को निकलूँगा मैं जी। और मैं फिर 30 को बाहर गया, 29 को उनके साथ प्रेजेंट रह के। और मैं आगे उनकी जो प्रेरणा है वो मेरे इस मामले में प्रेरणा बन चुकी है कि समाज सेवा में आप किस तरह से एक काम कर सकते हो। जी। और मैं भगवानपुर प्रखंड में परसों एक जनसंपर्क अभियान में घूम रहा था। मेरे एक मामा के लड़के हैं, दैट्स मिस्टर गौतम झा, जो यहाँ आ चुके हैं केवी स्टूडियो में, वाह। एंड वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ में जनसंपर्क कर रहा था। तो भगवानपुर प्रखंड में मैंने देखा कि 5-5 किलोमीटर तक एक भी डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है। मैं जा तो रहा था गाड़ी से, बट दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था कि मुझे कुछ करना होगा यहाँ के लिए। और मैंने कहा जब यहाँ इतना शहर से नज़दीक होने के बाद यहाँ पर ये कंडीशन है, तो जो शहर से दूर है उनका क्या कंडीशन होगा। तो मैंने ये सोचा है कि समाज सेवा मुझे करनी है, तो मैं बहुत जल्द मेडिकल कैंप के लिए भी जाऊँगा। और ये जो मैं 5-6 महीने यहाँ रहा जी, तो उस कंडीशन में भाई अर्निंग कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए। बिल्कुल। तो अर्निंग नहीं आएगी तो काम कैसे होगा।
फिर मैंने जो मेरा प्रोफेशन है शेयर मार्केट रिसर्च, जी इससे जुड़ी मैंने एक फर्म की स्थापना करी यहीं पे, मैंने ONS फिनसर्व। और आज लिंक्डइन पे, जो कि एक प्रोफेशनल सोशल साइट है, जी उस पर हमारे 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं और नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और उम्मीद है कि हम लोग इस साल आंकड़ा जो है हमारे पोर्टफोलियो का, जिसको कि हम लोग मैनेज करेंगे, या हमारे क्लाइंटों का जो पोर्टफोलियो होगा टोटली, जी वो AUM बढ़ के हम लोग 20 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। वाह, तो उम्मीद हमारी ऐसी है और उस पर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और सोशल जो सामाजिक कार्य हैं उसमें हमारा अब मेन उद्देश्य रह गया है कि हम प्रत्येक महीने एक मेडिकल कैंप, जिसमें कि MBBS भी हो, गायनी भी हो, पेडियाट्रिक्स भी हो, ENT भी हो, आई भी हो, डेंटल भी हो, हर तरह के, एक होम्योपैथिक भी हो और एक आयुर्वेदिक भी हो। आयुर्वेदिक भी है। मतलब हम इन सब को लेके और एक हेल्थ कैंप का आयोजन करते रहेंगे जी। आने वाले दिनों में। प्रत्येक मंथ हमारा ये लक्ष्य रहेगा। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वैसे दर्शक जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। निशान जी, हमारे KV स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।